एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या संक्षेप में एबीएस। आपने इसके बारे में शायद सुना होगा और अगर आप कार या आधुनिक मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपने इसे पहले इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन यह असल में काम कैसे करता है? कैसे? एंटी लॉक ब्रेक्स काम करते हैं। एबीएस व्हील स्पीड सेंसर का उपयोग करता है यह पता लगाने के लिए कि ब्रेक लगाने के दौरान एक या एक से अधिक पहिए लॉक होने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई पहिया लॉक होने की कोशिश करता है तो हाइड्रोलिक वाल्वों की एक श्रृंखला उस पहिए पर ब्रेकिंग को सीमित या कम कर देती है। यह स्किडिंग रोकता है और स्टीयरिंग कंट्रोल बनाए रखता है। काफी आसान लगता है। मैंने 3D प्रिंटिंग और सीएनसी कटिंग से केबल ऑपरेटेड ब्रेक्स में टेंशन रिलीज करने वाले मैकेनिज्म के अलग अलग हिस्से बनाने शुरू किए। मैंने केबल ऑपरेटेड ब्रेक्स इसलिए चुने क्योंकि मैं अपनी नई DIY इलेक्ट्रिक बाइक के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। जिस बाइक पर मैं टेस्ट करना चाहता हूं उसमें पतले रोड टायर हैं जिससे खराब सतहों पर ग्रिप कम होगी। लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझे अपनी पहली समस्या का सामना करना पड़ा। यह एबीएस मैकेनिज्म ब्रेक केबल की टेंशन रिलीज करता है। लेकिन इस डिजाइन में एक बड़ी खामी है कि स्टेपर मोटर पर्याप्त मजबूत नहीं है। पहले मैंने 1.2 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली स्टेपर मोटर चलाई थी। अब नई मोटर में 2.8 न्यूटन मीटर टॉर्क है। फिर भी यह ब्रेक टेंशन पकड़ने के लिए काफी नहीं है। अगर मैं रियर ब्रेक दबाता हूं तो इसके स्टेप छूट जाते हैं। मुझे यह मैकेनिज्म फिर से डिजाइन करना होगा। फिर मैंने मैकेनिज्म को रीडिजाइन किया ताकि स्टेपर मोटर को अलग अलग लीवर लंबाई से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिले। इसका मतलब था कि मोटर को ज्यादा घूमना पड़ेगा, लेकिन इससे केबल में मेरे हाथ से पैदा होने वाले तनाव को संतुलित करने के लिए ज्यादा ताकत भी लगेगी। इसका यह भी मतलब है कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरी असली चिंता यह थी कि गीली घास पर चलने के बाद रिम ब्रेक्स कितने खराब होते हैं मुझे पता नहीं था। मैं सिस्टम को पिछले पहिए पर टेस्ट करना चाहता था और इसे लॉक करने का एकमात्र तरीका था कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना वजन ऊपर और आगे शिफ्ट करूं ताकि पिछला पहिया जमीन से उठ जाए, जो आदर्श नहीं था। चार बार मैकेनिज्म एडजस्ट करने के बाद मैंने उसे छोड़कर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स वाली साइकिल लेने का फैसला किया। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इसे पहचानेंगे। ये मेरी बनाई इलेक्ट्रिक बाइक है। इससे पहले मैंने ड्राइव ट्रेन हटाया क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरियां एबीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में दखल दे रही थीं। पहिए की गति मापने के लिए मैंने 120 स्लॉट्स वाली 3D प्रिंटेड डिस्क बनाई है। फोर्क पर एक इंफ्रारेड सेंसर है जिसकी बीम डिस्क के स्लॉट से होकर गुजरती है। जब पहिया घूमता है और बीम टूटती या बनती है, सेंसर हाई या लो सिग्नल देता है। इससे पहिए की गति प्रति सेकंड 50 बार तक मापी जा सकती है। दिलचस्प है कि मैंने यही स्पीड मापने की तकनीक मोटर बाइक के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में देखी। फ्रेम के ऊपर एक काला बॉक्स है जिसमें एबीएस सिस्टम कंट्रोल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। काले बॉक्स में टिन्सी 3.6 बोर्ड है जो अर्डुइनो कोड चलाएगा और एसडी कार्ड स्लॉट से टेस्ट डेटा लॉक कर सकता हूं, जिससे सिस्टम सुधार सकते हैं। अर्डुइनो जब समझता है कि ब्रेक छोड़ना है तो वह स्टेपर मोटर ड्राइवर को पल्स भेजता है जो इस बड़े हीट सिंक में है। फिर वह हैंडल बार पर लगे मोटर को घुमाने के लिए पावर भेजता है। ब्रेक छोड़ने का मैकेनिज्म बहुत आसान है। यह एक लंबा लीवर है जिसे ब्रेक लीवर पर क्लैंप किया गया है और जो एक छोटी रस्सी से जुड़ा है। रस्सी की वजह से ब्रेक सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, पर जरूरत पड़ने पर मोटर लीवर खींचेगा जिससे हाथ की ताकत के विपरीत बल लगेगा और ब्रेक छूट जाएगा। इस सिस्टम को टेस्ट करने से पहले चलिए बात करते हैं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना असल में कैसे काम कर सकता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी एक समान गति से चल रही है और पहिए की घूर्णन गति ऐसी है कि टायर का सबसे बाहरी हिस्सा उसी गति से पीछे की ओर जा रहा है जितनी गति से सड़क गाड़ी के सापेक्ष पीछे जा रही है। ब्रेक लगाने पर अगर टायर और सड़क के बीच घर्षण कम हो तो पहिए फिसल सकते हैं। लेकिन एबीएस इलेक्ट्रॉनिक्स असल में इसे कैसे पहचानता है और कैसे जानता है कि पहिया वाकई फिसल रहा है?
असल में ये सवाल जवाब देने के लिए काफी जटिल है। तो चलिए पहले कुछ तार्किक तरीकों से इसकी ओर बढ़ते हैं। एक मुख्य अवलोकन है कि पहिया फिसलता है जब उसकी गति शून्य हो जाती है, यानी जब वह घूमना बंद कर देता है। मेरी बाइक के अगले पहिए पर स्पीड सेंसर है, जिससे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे प्रोग्राम कर सकता हूं कि स्पीड शून्य होते ही ब्रेक छोड़ दे। अब मैं वास्तव में यह करने जा रहा हूं कि जब स्पीड 0.5 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाए तो ब्रेक छोड़ने के लिए इसे प्रोग्राम करूंगा। यह लगभग 1 मील प्रति घंटे से थोड़ा ज्यादा है। इसका कारण यह है कि कभी-कभी सेंसर 0.0001 मीटर प्रति सेकंड पढ़ सकता है और ब्रेक नहीं छोड़ेगा। ब्रेक तभी छोड़ा जाएगा जब गति 0.5 मीटर पर सेकंड से कम हो। चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट सफल रहे, इससे साबित होता है कि मैकेनिज्म ब्रेक का दबाव हटाकर पहिए को फिर से घुमा सकता है। समस्या बस इसकी धीमी गति थी। जब पहिया पूरी तरह से लॉक हो गया था, उस समय से लेकर जब स्टेपर मोटर ने ब्रेक लीवर को वापस खींचना शुरू किया, उसमें लगभग 0.22 सेकंड लगे और कुल समय जब पहिया लॉक रहा वो 0.45 सेकंड था। तो पहिया लगभग आधा सेकंड तक फिसल रहा था। मैकेनिकल रिस्पॉन्स टाइम यानी मोटर के घूमने और लीवर को हाथ से दूर करने में लगने वाला समय तब तक सुधारना मुश्किल है जब तक बजट न बढ़ाऊं। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 2 अलग-अलग स्टेपर मोटर खरीद चुका हूं और अगर मुझे इससे ज्यादा टॉर्क वाली मोटर खरीदनी है तो उसकी कीमत मेरे बजट से कहीं ज्यादा होगी जितना मैं इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना चाहता हूं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स टाइम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। स्टेपर मोटर की प्रतिक्रिया और ब्रेक छोड़ने में करीब 1/4 सेकंड लगता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिले टाइम कम करें तो अच्छा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम बना सकते हैं। हम कैसे जानें कि पहिया फिसलने वाला है इससे पहले कि वो फिसले? आइए डेटा लॉगिंग देखें। ग्राफ में समय के साथ पहिए की स्पीड है और जैसे ही पहिया लॉक होता है, स्पीड तेजी से गिरती है। जब स्पीड 0.5 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाती है, तब ब्रेक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये फिर तेज होकर बाइक की स्पीड के बराबर हो जाता है और जब स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाती है तो ब्रेक फिर लगाया जाता है। प्रतिक्रिया समय सुधारने के लिए हमें ग्राफ के इसी बिंदु पर ब्रेक छोड़ना शुरू करना होगा। आइए देखें, क्या पहिए की रफ्तार घटने का ग्राफ बेहतर संकेत देता है? यह त्वरण ग्राफ 3 गर्त और शिखर दिखाता है, जो दिखाते हैं कि पहिया या तो स्किड होने की ओर धीमा पड़ रहा है या बाइक की गति से मेल खाने के लिए फिर तेज हो रहा है। अगर हम डीसेलेरेशन की ऐसी सीमा तय करें जिस पर ब्रेक रिलीज हो जाए, जैसे अगर पहिया -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी तेजी से डीसेलेरेट करे तो ब्रेक छूट जाए। इस बार स्टेपर चालू होने में 0.11 सेकंड लगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिक्रिया समय आधा हो गया है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, इसने ब्रेक को पूरी तरह से सिर्फ एक बार ही छोड़ा। ठीक है, उसने 2 बार ब्रेक छोड़ा पर आखिरी स्किड पर नहीं छोड़ा। शायद तीसरी बार किस्मत बदल जाए। ठीक है, मैंने डेटा और स्लो मोशन फुटेज का विश्लेषण किया है और मैंने जो समझा है वो ये है कि डीसेलेरेशन सिर्फ एक पीक वैल्यू है या कहें तो एक ट्रफ वैल्यू है, क्योंकि ये नेगेटिव है। असल में इसका मतलब है कि ब्रेक थोड़े समय के लिए ही रिलीज होता है। जब तक व्हील की स्पीड नहीं बढ़ती, तब तक ब्रेक खुला नहीं रहता। तो जैसे ही ये डीसेलेरेशन को बहुत कम होते हुए डिटेक्ट करता है, ये तुरंत ब्रेक छोड़ता है और फिर तुरंत ही दोबारा लगा देता है और इससे व्हील को दोबारा स्पीड पकड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
इससे पहले ही ब्रेक फिर से लग जाता है। अगर ब्रेक डिसंगेज समय में थोड़ा डिले जोड़ें तो यह ठीक हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्रेक को 1/4 सेकंड के लिए डिसंगेज किया जा सकता है, जिससे ब्रेक रिलीज हो जाता है और फिर व्हील के दोबारा स्पीड पकड़ने का इंतजार किया जाता है। उसके बाद ब्रेक को फिर से लगाया जाता है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि कुछ हालात में ब्रेक बिना वजह 1/4 सेकंड के लिए बंद हो सकता है, जिससे बाइक की ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब तक आप शायद फिर से सोच रहे होंगे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स असल में इतने सरल है भी या नहीं, और रिसर्च से पहले मैं भी यही सोचता था। अब अपनी रिसर्च के दौरान मुझे कई अलग अलग तरीके मिले जिससे आप पता लगा सकते हैं कि व्हील फिसलने वाला है या नहीं। लेकिन इनमें से ज्यादातर एक ही चीज पर आकर रुक जाते हैं, जिसे स्लिप रेशियो कहा जाता है। स्लिप रेशियो व्हील और कार की स्पीड के अनुपात को कहते हैं। अगर व्हील फिसल नहीं रहा है और सड़क पर पूरा ग्रिप है तो स्लिप रेशियो 0 होता है। अगर व्हील पूरी तरह लॉक होकर सड़क पर फिसल रहा है तो स्लिप रेशियो 1 होता है। आदर्श स्लिप रेशियो कई कारकों पर निर्भर करता है, और अगर आप गूगल पर स्लिप रेशियो सर्च करें तो शायद ऐसा ग्राफ दिखेगा। अब इस ग्राफ का मतलब यह है कि स्लिप रेशियो में एक छोटा सा रेंज हो सकता है जहां पहिया वाहन की आगे की गति से थोड़ा धीमा घूम सकता है। लेकिन अगर यह इस रेंज के बाहर चला जाता है, जहां पहिए की गति वाहन की आगे की गति से बहुत धीमी हो जाती है, तो पहिया रुकने वाला है और इसलिए फिसलना शुरू कर देगा। तो यह तो काफी आसान लगता है। अगर पहिया बाइक के आगे बढ़ने की गति से धीमा घूम रहा है तो मुझे बस ब्रेक का दबाव छोड़ना है और मैं नियंत्रण में रह सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर पहिया फिसल रहा है तो मैं बाइक की गति आसानी से नहीं माप सकता। कार में आपके पास 4 पहिए होते हैं, तो अगर एक पहिया फिसलता है तो आपके पास कार की आगे की गति मापने के लिए 3 और पहिए होते हैं। आप 3 पहियों की तुलना फिसलते पहिए से कर सकते हैं और उसका ब्रेक छोड़ सकते हैं। बाइक में आगे का पहिया सबसे अहम होता है, जिसे फिसलना नहीं चाहिए, और आपके पास सिर्फ पीछे का पहिया संदर्भ के लिए होता है। और अगर वह पिछला पहिया जमीन से उठ जाता है या लॉक हो जाता है तो अब आपके पास यह पता लगाने या मापने के लिए कोई और संदर्भ नहीं बचता कि बाइक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यह है मेरी योजना। जिस डिब्बे में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए उसमें एक्सेलेरोमीटर भी लगाया है। इसे बाइक की डीसेलेरेशन मापने में इस्तेमाल करेंगे। अब जब मैं फ्रंट ब्रेक दबाऊंगा तो डीसेलेरेशन होगी, जिससे एबीएस एक्टिवेशन मोड चालू हो जाएगा। यह क्या करेगा कि यह व्हील के फिसलने से पहले उसकी शुरुआती स्पीड को सेव कर लेगा और साथ ही एक टाइमर भी शुरू कर देगा। अब चूंकि हम स्पीड को एक्सीलरेशन और समय को गुणा करके निकाल सकते हैं, तो हम शुरुआती स्पीड ले सकते हैं और उस समय के दौरान एक्सीलरेशन को मापे गए समय से गुणा करके उसमें से घटा सकते हैं। तो हम मूल रूप से उस शुरुआती एबीएस एक्टिवेशन पॉइंट से बाइक की आगे बढ़ने की स्पीड का अनुमान लगा सकते हैं। यह सब सिद्धांत है, लेकिन चूंकि मैंने शुरू से ही बाइक पर एक्सीलरोमीटर लगाया हुआ था, मैंने वास्तव में इस सिद्धांत को पिछले टेस्ट के डेटा लॉग्स पर लागू किया है। यह काफी आशाजनक है। मैं इसे तब ब्रेक रिलीज करने के लिए सेट करूंगा जब व्हील की स्पीड अनुमानित बाइक स्पीड से कम हो जाए, क्योंकि तब वह स्किड कर रही होगी। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं कोड लिखूंगा जिसे बाइक में प्रोग्राम करूंगा और फिर हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। चलिए इसे कुछ और बार टेस्ट करते हैं ताकि इसकी विश्वसनीयता जांच सकें। मैं इसे और नहीं कर सकता। ये तीनों टेस्ट सफल रहे और सब कुछ नियंत्रण में था। डेटा और स्लो मोशन फुटेज देखें। स्लिप रेशियो, ट्रिगर, ब्रेक रिलीज का इस्तेमाल करके किए गए तीनों टेस्ट में व्हील के रुकने से लेकर मोटर के चलने तक का औसत समय 0.083 सेकंड था और पूरे व्हील लॉक से रिलीज होने का समय
0.311 सेकंड था। इसका मतलब है कि एक्सेलेरोमीटर आधारित स्लिप रेशियो कंट्रोल सिस्टम जीरो स्पीड ट्रिगर सिस्टम से करीब 30% तेज है। जिसमें से 0.24 सेकंड का समय सिर्फ मोटर के घूमने में लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की असली प्रतिक्रिया समय खुद 3 गुना तेज थी। मुझे पता है कि यह पहिए को पूरी तरह लॉक होने से नहीं रोक सकता, लेकिन मिले डेटा के अनुसार सिस्टम को पता लगाकर 0.08 सेकंड में ब्रेक छोड़ना होता है, ताकि पहिया रुकने से पहले ब्रेक छोड़ा जा सके। जरूर बड़े बजट और कुशल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों के साथ ये संभव है, लेकिन इन परीक्षणों में सीधी स्थिति में 0.5 सेकंड तक स्किड करना नियंत्रण में था। अब आप सोच रहे होंगे, अलग सतहों का क्या? खैर, बर्फ तो जल्दी वापस नहीं आने वाली, इसलिए मैंने सोचा कि रोजमर्रा की सवारी के दौरान जिन सतहों का सामना हो सकता है, उनमें से कुछ अलग-अलग सतहों पर भी कोशिश करूं। इससे मैंने सोचा, क्या सच में साइकिल पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए? असल में मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से साइकिल गिराई थी, सिर्फ इस वीडियो के टेस्ट को छोड़कर। मुझे लगता है सोचना जरूरी है, क्योंकि साइकिल पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सामने वाले पहिए की पकड़ की गारंटी नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मोड़ पर बहुत तेजी से जाते हैं और अच्छी पकड़ न देने वाली सतह पर बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, तो सामने वाला पहिया फिर भी पकड़ खो सकता है और एबीएस आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि मोटर बाइक में एबीएस का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे तेज चलती हैं और इमरजेंसी ब्रेक की संभावना भी ज्यादा होती है। मोटर बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की लागत कुल कीमत का छोटा हिस्सा होती है, जबकि साइकिल में यह प्रतिशत ज्यादा होता है। अगर आप मानते हैं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनुभवहीन साइकिल चालकों के लिए अच्छा है, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि शायद इतने ज्यादा अनुभवहीन साइकिल चालक नहीं होंगे जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जरूरी पैसे खर्च करने को तैयार हों। बॉश ने 2018 में अपनी कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एंटी ओवर द हैंडलबार सिस्टम पेश किया, जिसमें पिछला पहिया उठते ही ब्रेक अपने आप छोड़ जाता है, ताकि आप हैंडलबार के ऊपर से आगे न पलटें। दिलचस्प यह है कि मैं इसे अपनी बाइक पर भी लगा सकता हूं, क्योंकि एक्सेलेरोमीटर यूनिट में जायरो भी हैं। मैंने ebikemtb.com पर बॉश ई बाइक सिस्टम की एक समीक्षा पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि बॉश की एबीएस ई बाइक किराए की ई बाइक्स यानी पर्यटकों के लिए एकदम सही समाधान है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो साइकिल चलाने में अनुभवहीन हैं और वो इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं जितना एक एबीएस यूनिट वाली बाइक खरीदने के लिए चाहिए। लेकिन जो पर्यटक साइकिल चलाने में अनुभवहीन हो सकते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये एकदम सही है। तो मेरा मानना है कि इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसकी रिसर्च और डिजाइन में लगभग 4 हफ्ते लगे हैं। प्रोजेक्ट बनाना और परीक्षण करना अधिकतर समय ट्रबल शूटिंग में बीता, जैसे मोटर में टॉर्क की कमी और इलेक्ट्रॉनिक कोड में गलतियां। कई बार ये मुझे पागल कर गया, लेकिन फिर भी मजेदार था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक थम्स अप जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, जाहिर है अलग अलग विषयों पर, लेकिन आप जानते हैं इंजीनियरिंग से जुड़े दूसरे वीडियोस, तो कृपया नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मैं अपने सभी समर्थकों को 4 हफ्तों की मेहनत में साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हुए मैं अपडेट वीडियो अपलोड करता रहा। पेट्रियन पर आप लोगों के सवालों ने मुझे सही दिशा में जाने में काफी मदद की, खासकर टॉपिक समझने में कि लोग क्या जानना चाहते हैं। आप सभी ने मुझे सही राह दिखाने के लिए अच्छे सुझाव दिए, क्योंकि कई बार मैं जानकारी में उलझ जाता था। हाँ, तो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।